हेलो एवरीवन, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य संकलन की प्रविधियां व व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड द प्रोसीजर ऑफ द केस स्टडी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने केस स्टडी के प्रकार, विशेषताएं, डेफिनेशन, मीनिंग के बारे में आपको बताया था। इस पर एक वीडियो और बनेगा जिसमें इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली, प्रोसीजर ऑफ द केस स्टडी। अब व्यक्तिगत अध्ययन है वो किसी भी अध्ययन इकाई के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक की विकास यात्रा का गहनता से अध्ययन करता है। इसीलिए यह किसी अनुमान पर या आकस्मिकता पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष चरणबद्ध या क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। और इन्हीं चरणों को हम व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली कहेंगे। सबसे पहला इसका स्टेप देखो, इसको हम 4 भागों में बांटा है। समस्या की विवेचना, घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण करना, निर्धारक या प्रेरक कारक, और निष्कर्ष और विश्लेषण। व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली के 4 स्टेप होंगे। पहला है समस्या की विवेचना। यह व्यक्तिगत अध्ययन की या केस स्टडी का सर्वप्रथम चरण है। इसमें जो भी मामला, जो भी समस्या हमने अध्ययन के लिए ली है, उसकी विवेचना की जाती है। उस समस्या के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है और अध्ययन की जाने वाली इकाई के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उस समस्या के बारे में गहनता से ज्ञान हासिल किया जाता है, गहनता से उसको समझा जाता है, ताकि उसके सभी पक्षों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा सके। अब इसके अंदर इसको फिर 3 आगे सब पार्ट्स में बांटा गया। इकाइयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। कौन सी यूनिट का सिलेक्शन हम कर रहे हैं? अध्ययन इकाइयाँ। अब वो अध्ययन की इकाइयाँ हैं, वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है। जो हमने समस्या का चयन किया है, उस चयनित समस्या के से संबंधित अध्ययन की इकाइयाँ पहले से डिसाइड की जाएगी। वो अध्ययन की इकाई है, वो जैसे कि हमने पहले बताया, वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है। इकाइयों के चयन करने के पश्चात दूसरा आएगा इकाइयों की संख्या का निर्धारण करना। अभी कितने इकाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए? तो इकाइयों के चयन के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जो चरण है वो इकाइयों की संख्याओं का निर्धारण करना है। इसमें इकाइयों की संख्या बहुत अधिक निर्धारित नहीं करनी चाहिए, इकाइयों को सीमित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तिगत अध्ययन है, ये एक गहन अध्ययन की विधि, गहन और सूक्ष्म अध्ययन की विधि है। यदि संख्याएं अधिक होगी तो फिर गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण, इकाइयों का चयन करने के पश्चात उसका संख्या निर्धारित करने के पास अगला महत्वपूर्ण जो चरण होगा समस्या की विवेचना का, वो होगा विश्लेषण का, इकाइयों के विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित करने का। इसका तात्पर्य ये होगा कि पहले से यह डिसाइड कर लिया जाता है जो भी समस्या है, जो भी इकाई है, उनके किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है। इससे हमारा अध्ययन है उसमें पूर्णता आती है। तो इकाइयों के चयन में इकाइयों किन अध्ययन की इकाइयाँ क्या होगी वो डिसाइड किया जाता है। फिर इकाइयों की संख्या कितनी होगी वो डिसाइड किया जाता है। फिर इसके बाद किन किन पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, उन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके पश्चात आप देखिएगा आगे आए, दूसरा अपना स्टेप है वो घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण। घटनाओं के अनुक्रम के निर्धारण का मतलब ये है कि जब ये पहला स्टेप अपना पूरा हो गया, उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्टेप आएगा वो आएगा जो घटनाएं हैं उनके अनुक्रम का निर्धारण करना है। घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी समस्या है वो भूतकाल में कैसी थी और वर्तमान काल में अब वो समस्या कैसी है, और उसी के आधार पर हम ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि वो समस्या आगे किस रूप में जाएगी। मतलब यदि आज कोई एक अपराधी है, भूतकाल में वो कैसा था, आगे वो किस तरह का रहेगा, और उस पर किन किन भूतकाल में किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, ये सब अध्ययन घटनाओं के अनुक्रम के निर्धारण में किया जाएगा। मतलब इसका सीधा सा ये है कि भूतकाल में वो समस्या का स्वरूप कैसा था, कैसे उसमें परिवर्तन हुए, और आगे उसमें क्या परिवर्तन आने की संभावना है। निर्धारक और प्रेरक कारक, डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इसका जो घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण कर लिया हमने भी, भूतकाल में किस तरह का प्रभाव पड़ा, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए, उसके पश्चात उन तत्वों का अध्ययन या निर्धारण किया जाता है जो उस घटना के लिए उत्तरदायी है। कोई भी घटना घटित हुई, उस घटना के पीछे कौन कौन से कारण हैं। प्रेरक कारक का मतलब उस घटना को प्रेरित करने वाले, उकसाने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी बना है,
तो उस अपराधी बनने में किन किन कारकों का योगदान रहा उनका निर्धारण पहले से किया जाता है। विश्लेषण एवं निष्कर्ष जो अंतिम चरण है व्यक्ति के अध्ययन की कार्यप्रणाली का, वो संकलित सूचना जो हमने डाटा ऊपर के चरणों में डाटा जो कलेक्ट किया है उस सूचनाओं का विश्लेषण करना है और उसी विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। जैसे किन किन कारकों से व्यक्तिगत जो व्यक्तिक स्थिति है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और आगे उनमें क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है, इनका विश्लेषण किया जाएगा और फिर उसी विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे भी आगे उसमें क्या परिवर्तन होंगे। तो एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। समस्या की विवेचना व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली में यहाँ पर समस्या को पहले से डिसाइड किया जाएगा, उसके बारे में सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी जिन पहलुओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी है। फिर अध्ययन की इकाइयों का चयन किया जाएगा भी किन किन इकाई कौन सी हमारी अध्ययन की इकाइयाँ क्या होगी, किन की हम स्टडी करेंगे। वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह, समुदाय, परिवार आदि एक इकाई हो सकती है। फिर उन इकाइयों की संख्या निर्धारित करेंगे भी कितनी इकाइयाँ हमें अध्ययन के लिए लेनी है, लेकिन ध्यान रखना ये इकाइयाँ कम होनी चाहिए। उसके पश्चात अध्ययन की इकाई के विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित करेंगे। विश्लेषण के क्षेत्र का तात्पर्य क्या होगा भी किन किन पहलुओं का अध्ययन हमें करना है। घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण, समस्या की विवेचना के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण घटनाओं के अनुक्रम का आएगा भी भूतकाल में उस समस्या का क्या रूप था और आगे इसका क्या रूप होगा। निर्धारक या प्रेरक कारक, इसमें हम ये डिसाइड करेंगे, पहले से निर्धारित किया जाएगा भी उस घटना के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है, किन कारणों के कारण वो घटना घटित हुई। फिर जो उपरोक्त सूचना हमने प्राप्त की है उस सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण करने का तात्पर्य यह है भी किन किन कारकों से उस घटना में क्या क्या परिवर्तन हुए और आगे इसके किस दिशा में जाने की संभावना है और उसी के आधार पर फिर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएंगे। व्यक्ति के अध्ययन की एक कार्यप्रणाली हुई। इसके पश्चात व्यक्ति के अध्ययन में तथ्य संकलन की प्रविधियाँ। देखिए, प्रत्येक प्रकार का टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन केस स्टडी, प्रत्येक प्रकार के साइंसेज में अध्ययन के लिए अपनी अपनी विधियाँ होती है, अपने अपने तथ्य संकलन के स्रोत होते हैं। उसी तरह से समाजशास्त्र के अंदर भी उसके अध्ययन और तथ्य संकलन की विधियाँ और स्रोत उपलब्ध हैं। इसमें दो प्रकार की विधियाँ और स्रोत उपलब्ध होते हैं। सूचनाएं हमारे पास दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सूचनाएं और द्वितीयक सूचनाएं। प्राथमिक सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और द्वितीयक सूचनाएं भी अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो जैसे परिमाणात्मक विधियाँ होती है और दूसरी गुणात्मक विधियाँ होती है। परिमाणात्मक विधियाँ सांख्यिक विश्लेषण में उपयोगी होती है, जबकि गुणात्मक विधियाँ किसी भी विषय के गुणात्मक पहलू का अध्ययन करती है और ये जो व्यक्ति का अध्ययन है ये गुणात्मक विधि है। अब तथ्य संकलन की जो प्रविधियाँ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं और वो दो भाग कौन से हैं? प्राथमिक सूचनाएं संकलन करने की विधियाँ और द्वितीय सूचनाएं संकलित करने की विधियाँ, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। प्राथमिक सूचनाएं संकलित करने की विधियाँ। प्राथमिक सूचनाएं कौन सी होती है? प्राथमिक सूचनाएं वे सूचनाएं होती है जो सूचनादाता स्वयं फील्ड में जाकर प्राप्त करता है और उससे पहले वो सूचनाएं संकलित नहीं की गई थी। द्वितीयक सूचनाएं वे सूचनाएं होती है जो लिखित रूप में अवेलेबल होती है और जो सूचनादाता प्राथमिक स्रोत से प्राप्त न करके किसी अन्य स्रोत से वो सूचना उपलब्ध कराता है, जैसे डायरियाँ हो गई, निजी पत्र हो गए, सरकारी रिकॉर्ड हो गया, उससे सूचनाएं लेना। अब प्राथमिक सूचनाएं हैं, उनको हम प्राथमिक सूचना प्राप्त करने की प्रविधियाँ उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, इंटरव्यू, शेड्यूल और ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार विधि। अब देखिए साक्षात्कार विधि क्या होती है। जो अध्ययन की हमारी इकाई है वो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकते हैं, कोई संस्था भी हो सकता है, कोई परिवार भी हो सकता है। जो हमारी अध्ययन की इकाई है उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनसे साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है, उसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। इसमें अध्ययन की इकाई से संबंधित व्यक्तियों से, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके व्यवहार की हमें केस स्टडी करनी है, तो उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति है, जैसे वो व्यक्ति स्वयं हो गया, उसके पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, उनसे जब हम आमने सामने जाकर प्रश्न पूछते हैं और जो सूचना कलेक्ट करते हैं वो साक्षात्कार विधि कहलाती है। और साक्षात्कार विधि कैसी विधि है? ये प्राथमिक तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। दूसरी विधि होगी अनुसूची विधि। अनुसूची विधि का प्रयोग वैसे बहुत कम किया जाता है, परंतु इस विधि का प्रयोग कब किया जाएगा?
जब समस्या के बारे में हमें पहले से ज्ञान है, क्योंकि समस्या के बारे में पहले से ज्ञान होगा तो ही हम प्रश्नों की सूची पहले से बना पाएंगे, और पहले से ही एक प्रश्नों की सूची तैयार करके ले फिर जो अध्ययन की इकाई या अध्ययन हमारी जो भी अध्ययन की इकाई वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई संस्था भी हो सकती है, कोई परिवार भी हो सकता है, कोई समुदाय भी हो सकता है। अनुसूची तैयार करने के पश्चात उस अध्ययन की इकाई से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी से पर्सनली मिलकर अनुसूची में पहले से जो प्रश्न लिखे गए थे वो प्रश्न पूछ कर सूचना प्राप्त की जाती है। देखिए साक्षात्कार में और अनुसूची में क्या फ़र्क है। साक्षात्कार में पहले से प्रश्नों की सूची नहीं बनाई जाती, अध्ययन की इकाई से संबंधित लोगों से सूचना पूछकर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जबकि अनुसूची में अध्ययन की इकाई से संबंधित लोगों से ही सूचना प्राप्त की जाती है, लेकिन उसमें प्रश्नों की सूची पहले से ही बना ली जाती है। ये केवल तभी संभव है यदि हमें समस्या के पहलुओं का ज्ञान है, तभी तो हम उससे संबंधित प्रश्न पहले से तैयार कर सकते हैं। परंतु इस तरह के प्रश्न तैयार करना जो सभी के लिए सार्वभौमिक प्रश्न हो, एक मुश्किल कार्य है, और सभी लोगों के लिए एक जैसे प्रश्न तैयार करना और इतने प्रश्न तैयार करना जितने कि जिससे हमें सारी सूचनाएं प्राप्त हो सके, जो कि एक मुश्किल काम है। इसीलिए अनुसूची का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि भी प्राथमिक तथ्य संकलन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है, अपनी जो अध्ययन की इकाई है, अध्ययन की इकाई कौन सा हो सकता है, व्यक्ति भी, परिवार भी, संस्था भी, समूह समुदाय भी हो सकते हैं। तो उनसे संबंधित लोगों का जब अवलोकन करके हम सूचना प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण करके सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। अब एक बार इन तीनों को फिर देखिएगा। तीनों में एक बात तो आपको लिखनी है भी, अध्ययन की जाने वाली इकाई और उससे संबंधित लोगों का जब साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है तो वो साक्षात्कार विधि। अध्ययन से संबंधित इकाई और उससे संबंधित लोगों का अनुसूची के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है तो उसे अनुसूची विधि कहते हैं। अध्ययन से संबंधित इकाई और उससे संबंधित लोगों का जब अवलोकन करके सूचना प्राप्त की जाती है तो उसे अवलोकन विधि कहते हैं। आपकी ये क्लियर हो गया होगा। इसके पश्चात द्वितीय सूचनाएं संकलन करने की विधि है, वो कौन सी है। देखिए, एक तो डायरियाँ होगी, पर्सनल डायरियाँ। ये एक इसमें द्वितीय सूचनाओं में आपको ध्यान ये रखना है, ये सारी सूचनाएं द्वितीय सूचना के स्रोत है वो सारे लिखित में होंगे। तो डायरियाँ का मतलब ये हुआ कि यदि कोई जो अध्ययन की इकाई है वो समूह भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी कोई डायरी लिखता है और वो डायरी हमें उपलब्ध हो जाती है, शोधकर्ता को डायरी उपलब्ध हो जाती है, तो वो द्वितीय सूचना प्राप्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होगा, क्योंकि डायरी के अंदर व्यक्ति अपने जीवन की सारी सच्चाई या सभी सत्य पहलुओं का वर्णन करता है, और उसमें जितनी गुप्त और रहस्यमयी सूचनाएं मिल सकती है वो अन्य किसी भी यंत्र से नहीं मिल सकती। निजी पत्र, पर्सनल लेटर है, वो भी द्वितीय सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इस पर्सनल लेटर्स के अंदर भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में या फिर जो कुछ है वो अपनी भावनाएं उसके अंदर लिखी हुई होती है, तो इससे भी उसको व्यक्ति या उसके जीवन को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है हमारे पास। जीवन इतिहास विधि है, वो भी द्वितीय सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसमें किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में संपूर्ण विवरण दिया हुआ होता है। तो वो जब हमें उपलब्ध हो जाता है तो उससे शोध करता है उसके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित कर सकता है। इसके पश्चात अन्य स्रोत, इन डायरियाँ, निजी पत्र, जीवन इतिहास के अलावा अन्य स्रोत भी है जिससे द्वितीय सूचना प्राप्त की जा सकती है, या महत्वपूर्ण द्वितीय सूचना प्राप्ति के स्रोत भी हैं। जैसे कोई फ़ोटो एल्बम मिल गया, हमने अध्ययन इकाई से संबंधित कोई फ़ोटो एल्बम मिल गया, सरकारी फाइलों में उसका रिकॉर्ड मिल गया, कहीं न्यूज़पेपर में उसका रिकॉर्ड मिल गया, या उसकी जीवन गाथा मिल गई। यदि वो अपराधी है तो उसका पुलिस में रिकॉर्ड मिल गया, कोर्ट में या जेल में उसका रिकॉर्ड मिल गया, या स्कूल में उसका रिकॉर्ड मिल गया। तो ये स्कूल, कोर्ट, फाइलें, फ़ोटो एल्बम आदि अन्य स्रोत है जिससे उससे संबंधित हमें महत्वपूर्ण द्वितीयक सूचना प्राप्त हो सकती है। तो ये जो था अपना अब तक का व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण विधियाँ।
अब इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो आपको बताते हैं। तो स्लाइड यहाँ पर हम चला रहे हैं, आप इसको देखते जाना। तो पहला, व्यक्तिक अध्ययन की कार्यप्रणाली, प्रोसीजर ऑफ द केस स्टडी क्या है। तो इसमें हमने लिखा है व्यक्तिक अध्ययन किसी भी सामाजिक इकाई के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल की विकास यात्रा को प्राथमिक और द्वितीयक सूचना स्रोतों के माध्यम से गहन अध्ययन करता है। प्राथमिक सूचना स्रोत कौन से हैं, हमने बताया ना, 3 विधियाँ, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि और निरीक्षण विधि। और द्वितीयक सूचना स्रोत के डायरियाँ हो गई, निजी पत्र हो गए, जीवन इतिहास और अन्य स्रोत के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इनसे जो सूचना प्राप्त होती है उनके आधार पर विश्लेषण करके गहन अध्ययन किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य आकस्मिकता या पर आधारित न होकर एक चरणबद्ध प्रक्रिया से किया जाता है, और यही चरणबद्ध प्रक्रिया व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यप्रणाली कहलाती है। तो पहली है समस्या की विवेचना, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमने आपको बता दिया था। दूसरा, इकाइयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द केसेज, शोधकर्ता ने सर्वप्रथम इकाई, सबसे पहले इकाइयों का चयन करेगा। वो इकाइयाँ कौन सी, व्यक्ति, समूह, परिवार, समुदाय आदि भी हो सकता है। इकाइयों की संख्या निर्धारित की जाएगी, भी कितनी इकाइयाँ हमें इस अध्ययन के लिए लेनी है। इकाइयों की संख्या सीमित रखनी चाहिए। विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारण करना, उसके पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि इस अध्ययन से संबंधित जो इकाइयों का हमने चयन किया उनके किन किन पहलुओं का अध्ययन हमें करना है। इसके पश्चात जो चरण आएगा वो है घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण। घटनाओं के अनुक्रम के निर्धारण का तात्पर्य ये है कि इसमें समस्या के भूतकाल के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इसका भूतकाल का क्या स्वरूप था, वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है, और भविष्य में इसे किस दिशा की ओर जाने की संभावना है। घटनाओं के अनुक्रम का मतलब किस क्रम में घटनाएं किस क्रम में घट रही है, मतलब भूतकाल में वो कैसी थी, वर्तमान काल में कैसी है, आगे कैसी होगी। इन तीनों तत्वों के जो क्रम का पहले से निर्धारण किया जाएगा वो घटनाओं के अनुक्रम का निर्धारण कहलाएगा। निर्धारक और प्रेरक कारक, किसमें उन तत्वों उन कारकों का अध्ययन किया जाएगा जो उस घटनाओं को घटाने के लिए उत्तरदायी है। जैसे कोई अपराधी बनाए तो क्यों बनाए, उन तत्वों का निर्धारण किया जाएगा। विश्लेषण व निष्कर्ष, फिर जो हमारे पास सूचनाएं, अंतिम चरण ये होगा इसकी प्रक्रिया का, जो सूचनाएं हमारे पास संकलित हुई है उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। और विश्लेषण किन आधार पर किया जाएगा, उस जो समस्या थी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, आगे इनमें क्या क्या परिवर्तन आने की संभावना है, और इसी के आधार पर फिर आगे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इसी तरह से यह जो व्यक्तिगत अध्ययन है इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्रिया की प्रविधियाँ, हर तरह के वैज्ञानिक अध्ययन की अपनी अपनी प्रविधियाँ व तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत होते हैं। तथ्य संकलन के स्रोत का मतलब कहाँ से हम सूचनाएं लें अध्ययन के लिए जो सूचनाएं चाहिए। व्यक्तिगत अध्ययन की अपनी कुछ प्रविधियां जैसे साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण, प्रश्नावली आदि व प्राथमिक व द्वितीयक सूचना संकलन के स्रोत है। अतः गहन व सूक्ष्म अध्ययन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक सूचनाएं संकलित करने के लिए निम्न प्रविधियों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये हमने आपको पहले बता दिया है। पहला जो हम करेंगे प्राइमरी डाटा संकलन की जो टेक्निक्स है वो कौन सी है, साक्षात्कार विधि, जिसमें अध्ययन इकाई से संबंधित लोगों का साक्षात्कार लेकर सूचनाएं प्राप्त की जाएगी। अनुसूची, इसमें अध्ययन इकाई से संबंधित लोगों का अनुसूची के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जाएगी। निरीक्षण, इसमें अध्ययन इकाई से संबंधित लोगों के अवलोकन या निरीक्षण के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाएगी। और द्वितीयक सूचना संकलन करने के स्रोत, द्वितीय सूचना वह सूचना होती है जिसमें शोधकर्ता स्वयं सीधे प्राप्त न करके अन्य लोगों या सूचनादाताओं के लेख आदि द्वितीय स्रोतों से प्राप्त करता है। द्वितीय सूचना प्राप्ति के स्रोत व उपकरणों का विस्तार से प्रयोग इस प्रकार है। डायरियाँ, जैसे कि हमने कहा था, यदि डायरी उपलब्ध हो जाती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत है। उसमें जो सूचनादाता है उसके सभी पक्षों का गहराई से या निष्पक्षता से वर्णन किया हुआ मिलेगा। निजी पत्र है वो भी महत्वपूर्ण स्रोत है द्वितीय सूचना प्राप्ति के। जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्रीज है, उससे जीवन के संपूर्ण या सभी पक्षों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा दूसरे स्रोत भी है, जैसे फाइल फ़ोटो हो गई, फ़ोटो एल्बम, सरकारी फाइलें, फ़ोटो एल्बम, जीवन गाथा, पुलिस, कोर्ट, जेल आदि के रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड, वो भी महत्वपूर्ण साबित होते हैं इसके अध्ययन में। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन के लिए सूचनाओं का संकलन विभिन्न विधियों जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली व निरीक्षण विधि के माध्यम से तथा संबंधित इकाई के साहित्य, निजी पत्र, डायरियाँ, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, भी जो अध्ययन के लिए सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं कितने प्रकार की होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।